हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 9th के हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको लास्ट चैप्टर पढ़ाया जा रहा है कृषि और खेतीहर समाज यानी एग्रीकल्चर एंड इट्स सोसाइटी। और इसमें आज का जो वीडियो है इस चैप्टर का ही नहीं बल्कि पूरे हिस्ट्री का लास्ट वीडियो है। और इसमें लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और ये है विभिन्न प्रकार की खेतियों का इतिहास। यानी भारत में हमें पता है कि भारत प्राचीन काल से ही खेती बाड़ी का काम करते रहा है। प्राचीन काल से ही कृषि जो है भारत के लोगों के लिए मुख्य व्यवसाय के रूप में रहा है। और प्राचीन काल से अलग अलग तरीके की खेती की प्रणाली जो है यहाँ के लोगों के द्वारा अपनाया गया। तो किस किस प्रकार की विधियां अपनाई जाती थी खेती करने के लिए, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे प्राचीन काल की बात करें, जब भारत के लोग आदिवासी हुआ करते थे, भारत की लगभग सभी आबादी जंगलों में निवास किया करती थी। उस समय एक विशेष प्रकार की खेती प्रचलित थी जिसका नाम था झूम खेती। आपको ये ध्यान में रखना है, झूम खेती। इसे एक और नाम दिया गया है, इसको घुमंतू खेती भी कहा जाता है। तो आइए सबसे पहले हम आपको झूम खेती के बारे में समझाते हैं। तो देखिए, रियल मायने में बात ये था उस समय कि आदिवासी जो हुआ करते थे ये पृथ्वी को अपनी माता मानते, समझिएगा बढ़िया से। पृथ्वी को, हालांकि आज भी हम लोग पृथ्वी को अपनी माता मानते हैं, बट आदिवासियों का थिंकिंग काफी अलग था। वो पृथ्वी को अपनी माता मानते थे, जिसके चलते वह पृथ्वी पे हल चलाना नहीं चाहते थे। वो ये नहीं चाहते थे कि पृथ्वी की जुताई की जाए। तो फिर वो करते क्या थे, जंगलों में जहां रहेंगे जंगलों में वहां पे आग लगा देंगे, कुछ दूर के जंगलों में आग लगा देंगे। फिर वृक्ष वगैरह जब जल जाएगा तो उससे जो राख एकत्रित होता था ना, उसी राख में बीज बो देंगे, राख में बीज डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और उसके बाद जब वही पौधा के रूप में उत्पन्न होगा तो वहां से फसल का उत्पादन ये लोग करेंगे। और फिर बताइए, आप सोचिए खुद से, अगले वर्ष क्या वो राख बचेगा? नहीं। तो फिर अगले वर्ष, अगले ईयर वो जो है किसी दूसरे जगह पे जाकर और फिर वहां के जंगल को जलाएंगे और फिर वहां पे जो राख उत्पन्न होगा वहां बीज छिड़कर और फिर से उत्पादन करेंगे। तो इस प्रकार एक जगह पे नहीं बल्कि अलग अलग स्थानों पर घूम घूम कर खेती करते थे लोग, इसलिए इसे झूम खेती के नाम से जाना गया। और चूंकि यहाँ पे इस खेती के प्रणाली के चलते वनों की तेजी से कटाई हुआ, जिसके चलते पर्यावरणीय समस्याएं जो है उत्पन्न होना शुरू हुआ और ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए काफी खतरनाक था। और इस प्रकार की कृषि प्रणाली जो है किसी भी रूप में देखने से अच्छा नहीं है। तो इसलिए आगे चलकर ऐसी कृषि प्रणाली जो है समाप्त हो गया। अब देखिए, सेकंड हम बात करते हैं पारंपरिक कृषि की। तो पारंपरिक कृषि में क्या होता है, ये आपको थोड़ा यहाँ भी केयर करना है। तो देखिए, यहाँ पे परंपरागत तरीके से कृषि किया जाता है, यानी इसमें आधुनिक तरीके अपनाए नहीं जाते थे। तो देखिए, यहाँ पे क्या किया जाता था, पारंपरिक तरीके से कृषि का कार्य होता था। और इसमें कुछ एग्जांपल से आप समझेंगे कि किस प्रकार हम कह रहे हैं पारंपरिक तरीका वाली बात। तो देखिए, जैसे फसल का जो उत्पादन होता था ना, फसल का जो भी उत्पादन होता था उसी फसल में से कुछ भाग को बीज के रूप में रख दिया जाता था, जो अगले वर्ष काम आता था। समझना है, जैसे मान लीजिए कि गेहूं का उत्पादन हुआ, तो गेहूं का उत्पादन करने के बाद जो गेहूं का अनाज किसानों के पास आया, उसी गेहूं को रख देंगे और उसी गेहूं को अगले साल अपने खेत में बोएंगे, जिसके चलते प्रोडक्टिविटी कम होती थी, उत्पादन कम होता था। लेकिन आज ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज हम लोग बहुत ही उत्तम क्वालिटी के बीज खरीदते हैं, तब अपने खेतों में बोते हैं और अच्छा प्रोडक्टिविटी होती है। तो देखिए, यहाँ पे फसल का उत्पादन पारंपरिक तरीके से करने का मतलब बहुत सारा है, लेकिन इसमें सबसे पहले हम आपको बताएं कि फसल का उत्पादन करने के बाद जो अनाज होता था उसी को बीज के रूप में किसान संचित कर लेते थे, जिसका यूज अगले साल बुआई में कर जाता था। अब इसके बाद दूसरी तरफ अगर हम बात करें सिंचाई की, तो ध्यान दीजिएगा, ये सिंचाई के लिए मॉनसून पे निर्भर थे। यानी प्राचीन परंपरागत कृषि में जो है सिंचाई के लिए किसान मॉनसून पर निर्भर थे। दैट मीन्स यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि वहां पे सिंचाई का उस समय कोई साधन था ही नहीं।
यानी जैसे क्या कहते हैं, नहर वगैरह की डेवलपमेंट नहीं किया गया था। साथ ही साथ आजकल जो भूमिगत जल के माध्यम से सिंचाई की जाती है वो भी नहीं था, जिसके चलते मानसून पे पूरा डिपेंडेंसी थी कि अगर वर्षा होगी तो सिंचाई अपने आप होगा नेचुरल तरीके से। तो देखिए यहाँ पे आपको बता दें कि भारत की मानसून तो भारत की जो क्लाइमेट है, भारत की जो जलवायु है मानसूनी है। और यहाँ वर्षा की अगर बात करें तो कभी कभी क्या कहते हैं, आप ऐसे कह सकते हैं कभी कभी अतिवृष्टि तो कभी कभी अनावृष्टि। ये शब्द का मतलब समझिए, कभी कभी तो बारिश होता है तो बहुत ज़्यादा बारिश हो जाता है जिससे फसल डूबने लगता है, और कभी कभी बारिश नहीं होती है तो बिल्कुल नहीं होती है जिससे फसल सूखने लगती है। तो ऐसी स्थिति रहने से मतलब प्रोडक्शन पे काफ़ी इफेक्ट पड़ता था। अब इसके बाद कुछ और आगे चलते हैं और हम बात करते हैं यहाँ पे कि कोई भी मतलब सारे तरीका जो थे, जैसे यहाँ पे देखिए एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि उस समय उर्वरक वगैरह का इस्तेमाल भी नहीं किया जाता था। उस समय जो नेचुरल खाद वगैरह होते थे उसका भी प्रयोग नहीं किया जाता था, तथा साथ ही साथ मतलब मैक्सिमम कार्य जो होता था, अधिकांश कार्य परंपरागत कृषि में, पारंपरिक कृषि में अधिकांश कार्य जो है ये जानवरों के द्वारा संपन्न किया जाता था। बिकॉज उस समय किसी प्रकार का मशीन नहीं था, यंत्रीकरण नहीं हुआ था, तो जिसके चलते मैक्सिमम कार्यों को एनिमल्स के द्वारा, जानवर के द्वारा संपन्न किया जाता था, जिसमें काफ़ी समय लगता था और अधिक मेहनत भी करना पड़ता था। अब देखिए हम बात करते हैं तीसरा, और ये है गहन कृषि। अब इसको समझें आप, गहन कृषि की अगर बात किया जाए तो यह कृषि का एक डेवलप मतलब सिस्टम है, डेवलप प्रणाली है। और इसके अंतर्गत किया गया कि सबसे पहले तो सिंचाई की व्यवस्था किया गया, यानी सिंचाई का उत्तम प्रबंध किया गया। और भी अगर इसमें देखा जाए तो उर्वरक और कीटनाशकों का प्रयोग शुरू किया गया। तो देखिए यहाँ पे उर्वरक के इस्तेमाल से और अधिक मात्रा में कीटनाशकों के इस्तेमाल से प्रोडक्शन में काफ़ी अधिक इंक्रीजमेंट हुआ, बहुत अधिक प्रोडक्शन बढ़ा, सिंचाई की व्यवस्था भी उपलब्ध हो ही गया था। साथ ही यंत्रीकरण को भी अपनाया गया। यंत्रीकरण अपनाने का मतलब मशीनीकरण, यानी अलग अलग प्रकार के मशीनों का यूज जो है अब कृषि कार्य में किया जाने लगा। अब देखिए और आगे चलते हैं, और फोर्थ यहाँ पे हम आपको समझाने वाले हैं, और दैट ये है फसल चक्रण। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको हम पिछले वीडियो में भी थोड़ा सा समझा चुके हैं। यहाँ भी देखिए होता क्या है कि जब हम एक ही फसल को कई साल तक, कई वर्ष तक लगातार हम जब उगाते रहते हैं तो एक निश्चित समय के बाद जो है मिट्टी से नाइट्रोजन की मात्रा समाप्त हो जाती है। और जब मिट्टी से नाइट्रोजन की मात्रा समाप्त हो जाती है तब उस स्थिति में मिट्टी की उर्वरता धीरे धीरे कम होने लगती है। और अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि जैसे मान लीजिए कि हम चावल का उत्पादन किसी खेत में कर रहे हैं, तो अगर 7-8 साल तक चावल का प्रोडक्शन किए तो 7-8 फसल उगाने के बाद एक फसल हम मतलब बहुत सारे फसलों के बाद कम से कम एक फसल हम दलहन मतलब फसलों का उगा दे, अरहर, मूंग ऐसे फसलों का एक मतलब एक वर्ष हम बो दे, तो इससे होता क्या है कि दलहन फसलों की जो जड़ होता है इसमें कुछ जीवाणु पाए जाते हैं, कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं, और ये जो जीवाणु है ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, यानी नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करते हैं। और चूंकि जब ये नाइट्रोजन मतलब ये दलहन फसलों की जड़ में पाए जाने वाले जीवाणु वायुमंडल से नाइट्रोजन को ऑब्जर्व करके और मिट्टी में स्थानांतरित करते हैं, जिससे मिट्टी में फिर से नाइट्रोजन की मात्रा बन जाती है और फिर से मिट्टी की उर्वरता जो है लौट जाती है। अब इसके बाद आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और अब हम बात करेंगे आपके यहाँ मिश्रित फसल के बारे में। तो आप इसको समझें, मिश्रित फसल क्या होता है, तो नाम से स्पष्ट है, जब एक ही खेत में, यानी खेत एक ही है लेकिन एक ही खेत में और एक साथ में हम बहुत सारे फसलों का उत्पादन करें, बहुत सारे फसलों का उत्पादन करेंगे तो इसको कहा जाएगा मिश्रित फसल उत्पादन। जैसे आप देखते होंगे कि गेहूं बोया गया है और गेहूं के बीच बीच में हम सरसों भी बो देते हैं कई बार, तो एक साथ गेहूं का भी प्रोडक्शन हुआ और सरसों का भी प्रोडक्शन हुआ, लेकिन वहां पे कुछ बातों को ध्यान में रखना पड़ता है
तब जाकर गेहूं और सरसों दोनों का एक साथ अच्छा से उत्पादन होता है, नहीं तो ना घर के ना घाट के ना गेहूं हुई ना सरसों हुई। तो कुछ चीज जो है मिश्रित फसल उत्पादन की कुछ नियम है उसको फॉलो करना पड़ता है, तब जाकर एक साथ एक से अधिक फसलों का उत्पादन संभव हो पाता है। अब इसके बाद आइए लास्टली हम बात करते हैं रोपण फसल के बारे में, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। और देखिए सबसे पहली चीज कि रोपण फसल का उत्पादन किया जाना भारत में पहले नहीं था, बल्कि इसकी शुरुआत जो है 19वीं शताब्दी में किया गया। 19वीं शताब्दी कहने का मतलब 1800 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी के बीच, इस समय में इसका उत्पादन किया जाना शुरू हुआ रोपण फसलों का। और इसका उत्पादन जो है भारत में अंग्रेजों के द्वारा किया जाना शुरू हुआ, ठीक है। और इसके अंतर्गत कौन कौन सी फसलों को बोया जाना शुरू हुआ ये भी हम आपको बता देते हैं। तो देखिए चाय हुआ, कहवा हुआ। तो चाय कहवा, अगर ऐसे फसलों की बात करें, चाय कॉफी वगैरह की, कहवा का मतलब कॉफी होता है, तो चाय और कॉफी वगैरह की बात करें तो मतलब होता है ना कि झाड़ियों के जैसे, बगान के जैसे, जैसे इसका एक जैसे बगीचा हम लोग फलों वगैरह के देखते हैं ना, वैसे ही इसका छोटा छोटा पौधा होता है और बाग के रूप में इसको डेवलप किया जाता है ऐसे पौधों को। तो देखिए चाय हुआ, कहवा हुआ, रबड़ हुआ। वहीं हम बात करें तो मसाला वगैरह का भी खेती जो किया जाता है, या फिर नारियल की खेती किया जाता है, या अलग अलग प्रकार के फल हैं जैसे सेब हुआ, अंगूर हुआ, संतरा हुआ। तो देखिए ऐसे फलों का उत्पादन भी रोपण फसल के अंतर्गत शामिल किया जाता है, और इसकी शुरुआत भारत में 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों के द्वारा ही किया गया था। तो क्लियर हुआ ये पूरी चीज। तो देखिए आज के वीडियो में हम आपको बताएं विभिन्न प्रकार की खेतियों के इतिहास के बारे में, जिसमें झूम खेती, पारंपरिक खेती, गहन कृषि, फसल चक्रण, मिश्रित फसल उत्पादन और रोपण फसलों के बारे में हम आपको समझाएं। तो इसी के साथ जो है लास्ट 8वां चैप्टर कंप्लीट हुआ, और साथ ही साथ ये पूरा हिस्ट्री भी कंप्लीट हुआ। और कुछ दिनों के बाद हम फिर से कुछ वीडियोज वगैरह लेकर आएंगे जिसमें हिस्ट्री के क्वेश्चंस का, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस आपको कराया जाएगा।